करने से पहले क्योंकि चेतना की ही 4 अवस्थाओं के बारे में है, उसमें से आज पहली अवस्था की बात है। तो ये देखें कि ये 4 अवस्थाएं मतलब क्या रहती है। तो हम इसको आदमी से लेके चलेंगे क्योंकि आप अपने से ही समझ सकते हैं इसको। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कोई बाहर के कार्यकलाप कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद और रात और सोने के पहले तक जितने भी सब कार्यकलाप करते हैं, ये जो आप जागे हुए रहते हैं, इसी आपकी इस अवस्था को जागृत अवस्था कहा गया है कि आपकी जगी हुई अवस्था है। और ये पहली अवस्था है इधर से, क्योंकि आपको इसी का यहाँ पता रहता है पूरे ढंग से। यही आपकी जागृत अवस्था है। रात में जब आप सोते हैं या कभी भी सोते हैं तो वहाँ जो आप अंदर सपने देखते हैं, वैसे ही जैसे यहाँ ये सब कुछ आप देख रहे सुन रहे हैं, वैसा ही सब वहाँ भी होता है, थोड़ा अलग ढंग से। वो आपकी ही स्वप्न अवस्था है। फिर आप कभी गहरी नींद में चले जाते हैं, जब स्वप्न भी नहीं होते, तो वो अवस्था की सुसुप्ति अवस्था है। मतलब उसको बोला गया कि अब आप वहाँ सोए हुए हैं, सुसुप्त हैं। मतलब आप जितना भी व्यवहार जागृत में करते हैं अथवा स्वप्न में करते हैं, उसका अभाव हो गया। अब वहाँ आप कोई व्यवहार नहीं कर रहे, आपका व्यवहार लगभग समाप्त हो गया। आप लगभग सो चुके गहरी नींद में। वो आपकी एक सुसुप्ति अवस्था होगी। और इनके नाम भी बड़े साधारण ही है, जैसे आप समझते हैं। जागृत मतलब आप जगे हुए हैं, स्वप्न मतलब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, और सुसुप्ति माने जब आप इन दोनों को नहीं कर रहे होते तो सुसुप्ति अवस्था होगी। फिर एक और है चौथी अवस्था, उसका नाम भी रखा नहीं उन्होंने। इन 3 अवस्था के तो नाम है, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है। चौथी अवस्था को चौथा बोल के कर दिया क्योंकि उसमें कुछ भी गुण नहीं है। क्योंकि संस्कृत में एक परिपाटी है कि संस्कृत जो है वो गुणों के आधार से नामकरण करती है। जो भी कोई चीज होगी, अवस्था होगी, उसका जो प्रमुख गुण होगा, उसके आधार से उसका वो नामकरण कर देती है। तो इन तीनों ही अवस्थाओं के अभाव की जो स्थिति है, उसको क्योंकि वहां कोई भी गुण उनको नहीं मिला जिससे कि वो उस अवस्था का कोई नाम रख पाते, तो उसको उन्होंने चौथा करके ही बोल दिया। संस्कृत में चौथा बोलते हैं चतुरिया। और चतुरिया को बाद में लोग बोलने के ट्विस्टिंग में तुरिया तुरिया ही बोलने लग गए, चा को साइलेंट कर जाते थे। या चतुरिया कुछ बोलने में ऐसा लगता है जैसे चतुर, कोई चतुर तो नहीं है, चतुरिया वो टाइप का। तो तुरिया अवस्था, उसका नामकरण हो ही गया उस तरह से। तो बस तुरिया का मतलब इतना है कि एक और अवस्था है जो है चौथी। और तो ये आपकी अपनी ही अवस्थाएं हैं, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में भी आपका होना बना रहता है। वहाँ आपके व्यवहार सारे बंद हो जाते हैं, मगर आपका होना वहाँ बना रहता है, बहुत हल्की मात्रा में। इसको अगर आप जागृति के आधार से समझना चाहें, और अगर अभी जो आप जागृत हैं, अगर इसको 100% मान लिया जाए कि भाई ये आपकी जागृति 100% है, तो स्वप्न में आप समझ लो कि लगभग आप 30% जागे रहते हैं। माने स्वप्न की जितनी भी प्रक्रियाएं आपकी चलती हैं, वो तब चलती हैं जब आप इस जागृत अवस्था के की अपेक्षा 70% सो चुके होते हैं। माने आपके जागृति में 70% की कमी कर दी जाए तो आप स्वप्न अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अगर कल को कभी साइंस ने कोई चीज ऐसी पैदा कर ली कि वो आपकी इस जागृत, ये जो होश है आपके अंदर, इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सके कोई चीज से, जैसे आप बल्ब में बिजली को घटा बढ़ा लेते हैं, एक रेगुलेटर लगा के, पंखे में जैसे रेगुलेटर लगा के आप घटा बढ़ा लेते हैं। 1 नंबर पे पंखा बहुत स्लो चलता है, 2 नंबर पे और तेज, 3 नंबर पे और तेज, 4 नंबर पे और तेज, 5 नंबर पे और तेज, क्योंकि उसमें बिजली की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ती चली जाती है। तो वैसे ही अगर आप जगे हुए हैं और जगे में ही आपकी चेतना की मात्रा को 70% कम कर दिया जाए तो आप स्वप्न में प्रवेश कर जाएंगे, आप जगे नहीं रह सकते। आपकी जो शारीरिक बाह्य जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, वो
उतने जगी हुई अवस्था में काम नहीं करती है, उनमें उसका कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए कोई नशे वाली चीजें जो लोग खाते हैं उनसे वही होता है कि ये थोड़ा शरीर वाला जो कंट्रोल है थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो आदमी नशे में चला जाता है, थोड़ा सो जाता है जगह जगह भी। और तो 30% भी स्वप्न चलता है। अगर 30% को और कम कर दिया जाए, माने लगभग 5% पे ले आया जाए, तो आप सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो मतलब 5% है तो, मगर उसका कोई व्यवहार नहीं है, बस वहाँ बिजली है। जैसे अब आप बल्ब को देखें या पंखे को देखें, पंखे में अगर 5 वोल्टेज कर देंगे तो पंखे में बिजली तो होगी। अगर आप उसको मीटर से नापेंगे तो वो दिखाएगा कि 5 वोल्ट है, मगर उससे कोई व्यवहार नहीं हो रहा होगा, पंखा घूम नहीं रहा होगा। आप छुएंगे भी तो 5 वोल्ट का आपको पता भी नहीं चलेगा आपके हाथ को कि कुछ कोई वोल्टेज भी है। वो इतना कम वोल्टेज होता है, होता तो है लेकिन इतना कम होता है कि उसमें कोई व्यवहार आपके नहीं हो पाते, व्यवहार जो है वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये 3 अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है। फिर चौथी अवस्था है जब वो 5% भी नहीं रहे, माने पंखे की बिजली ही काट दो, अब पंखे में बिजली ही नहीं है, माने 0 वोल्टेज, आप नापोगे भी तो वहां 0 वोल्ट मीटर बताएगा। इसका मतलब है अब ये इसकी तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था है। मतलब अब उस चेतना का होना पना भी नहीं है, अब वो ना होने पने में जा चुकी है। मतलब जिसको बोलते हैं एक तो कंप्लीट रेस्ट, सुसुप्ति के बाद में कंप्लीट रेस्ट। तो ये जो चेतना है, तो ये चेतना के ही 4 स्तर हैं या 4 इसकी अवस्थाएं, अवस्थाओं के आधार से इसको आप अनुभव भी करते ही हैं अपने जीवन में। 3 का तो आपको स्पष्ट अनुभव होता ही है कि आप जागे हुए हैं, आप कभी सपना देखते हैं, आप कभी सपना नहीं देखते, ऐसे सोए होते हैं। और ये चौथी अवस्था भी बताऊंगा मैं जब इसका नंबर आएगा कि इसको भी आप, ये भी आपको कभी ना कभी अनुभव हुई होगी, ये कभी कभी अनुभव होती है विशेष स्थितियों में। तो ये 4 अवस्थाएं आप अपने अंदर अनुभव करते ही हो ऑलरेडी। लेकिन इन अवस्थाओं के बारे में अगर ज्ञान ना हो तो उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इन्हीं चीजों के ज्ञान की उपयोगिता, कोई चीजें तभी हमारे लिए उपयोगी हो पाती हैं जब उनका कोई ज्ञान है हमें। तो उनका जितना जितना जैसा जैसा हमें ज्ञान होता है उसी आधार से हम उनको अपने सुखों को बढ़ाने के लिए अथवा दुखों को कम करने के लिए उपयोग में ले लेते हैं। और यही किसी ज्ञान का की उपयोगिता है, का उपयोग है। तो इन्हीं अवस्थाओं को जानने की बात है, क्योंकि चेतना को जानने की बात है। तो चेतना माने क्या, ये चेतना और चेतना की अवस्थाएं, चेतना की एक्टिविटीज, चेतना क्या करती है, क्यों करती है, कब करती है, कैसे करती है, जो भी करती है वो किन अवस्थाओं में करती है। ऐसी स्थिति होगी तो क्या करेगी, वैसी स्थिति होगी तो क्या करेगी, ऐसा कर दिया जाए, अगर उसकी ऐसी स्थिति कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें ज्ञान विज्ञान इसी के सारे वो है। जैसे अभी जेनेटिक साइंस में आप देख रहे हैं तो साइंटिस्ट लोग करके देख रहे हैं कि अगर उसके जीन्स में ये बदलाव कर दिया जाए तो क्या बदलाव हो जाएगा, ये कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो वो जैसे ऐसे प्रयोग करके देखते हैं। तो क्योंकि आदमी पे तो करते नहीं है तो दूसरे जीवों पे करते हैं, जानवरों पे, क्योंकि कानून की वजह से आदमी पे तो कर नहीं सकते, या आदमी में जो कोई बीमार वगैरह हो जाते हैं उन पर वो कर लेते हैं। जानवरों पे करके देखते हैं कि उनके जेनेटिक, जैसे अभी कल किसी ने वीडियो डाला था, शायद सुखविंदर सुधानी जी ने ऑडियो नहीं, वो एक लेख था जिसमें एलन मस्क बोल रहे हैं कि 1-2 साल में ही आदमी के अंदर एक चिप लगा सकते हैं सिर में अंदर, और उससे उसकी स्मरण शक्ति या बौद्धिक शक्ति या मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। वो कोई उन्होंने उदाहरण भी दिखाया कि बंदर जो है वो मूवी वगैरह मतलब देखता है अगर उसके अंदर चिप वगैरह लगा दी, ऐसा ऐसा कुछ था, छोटा सा एक लेख था। तो ये ऐसी उपयोगिताएं क्यों ढूंढी जा रही हैं, ऐसी उपयोगिताएं इसलिए ढूंढी जा रही है कि क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि चेतना क्या क्या चाहती है। भाई वो सुखी होना चाहती है, ऐसा उनको बौद्धिक रूप से नहीं मालूम है वैसे करके, पर वैसे तो समझते ही है। और
तो ऐसे वो प्रयोग करके देखते रहते हैं कि ऐसा हम क्या बना दें जिससे कि वो आदमी के लिए उपयोगी हो जाए, मतलब आदमी के लिए सुखद हो जाए। उपयोगी से मतलब सुखद होता है, क्या आदमी के लिए सुखद हो जाए, आदमी की चाहना पूरी हो, आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे जी सके, उसके लिए सारे ज्ञान विज्ञान सब खोजे जाते हैं। तो चेतना के बारे में भी ज्ञान विज्ञान है, मतलब जिसके लिए ये सारी बातें हो रही है वो क्या है भाई, उसको भी जाने, उसकी क्या अवस्था है, वो क्या करती है, क्यों करती है, किस, तो ये चीज। तो उसी मामले में आज पहली अवस्था की बात है, और जागृत अवस्था। जागृत अवस्था जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सुबह से जो आप जाग जाते हैं और शाम तक आप जागे रहते हैं, इसमें कभी आप कोई चीज पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, कहीं आते जाते हैं, टीवी देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, ये जो सारा आपका जो व्यवहार चलता है जागे हुए, ये सब जागृत अवस्था में आता है। और जागृत अवस्था का मतलब है कि ये क्या है भाई जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में बताया कि भाई ये 7 अंगों वाला है। तो 7 अंग बेसिकली वो आपके शरीर के ही बता रहे हैं, जिसमें एक ये धड़ हो जाता है जो गर्दन के ऊपर का, 2 कंधे हो जाते हैं, मतलब कंधे से लेके पूरा बाजू तक, ये 3 हो गए। एक आपका पेट हो जाता है, 2 आपके पैर हो गए, और एक आपकी ये छाती वाला हिस्सा हो गया। मतलब ऐसे करके इसको आप 7 उसमें बांट सकते हैं, मतलब शारीरिक दृष्टि से। तो ये अंगों वाला बोल बाह्य उसमें देखें तो 7 अंगों वाला ये एक प्राणी है, या एक शरीर है, या एक ये वस्तु है जिसके 7 अंग जैसे लगते हैं। 2 ये जो कूल्हे से लेके नीचे पैर तक 2 पैर, 2 हाथ, कंधों से लेके 4 हो गए, एक सिर 5, और एक छाती और पीछे वाला हिस्सा, और एक पेट और पीछे वाला हिस्सा। तो 7 अंगों का है। अच्छा, फिर बोले प्रिय 19 मुखों वाला है। अब यहाँ इसको 19 मुख क्यों बोले, मुख का मतलब रहता है जिससे कोई चीज ली जाती है, जिससे कुछ ग्रहण किया जाता है, तो मुख उसको इसलिए बोल दिया, या कुछ किया जाता है। तो उसमें आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं जो बाहर आप देखते हो, 10 ये हो गई, अंतःकरण चतुष्ट है 14 हो गई, और 5 इसमें आपकी तन्मात्राएं वगैरह हैं। तो जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सब लिखा हुआ, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल पंच जाएगा। प्राण और बुद्धि चित्त और अहंकार। हाँ हाँ, पंच प्राण हो गई। तो ये हो गया आपके 19। तो अब ये उसमें उन्होंने थोड़ा अंदर भी देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल ये बाह्य प्रक्रियाएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया यही हैं, ऐसा नहीं है। ये अंदर सोचता भी है, इसका एक मन भी है, बुद्धि भी है, ये निर्णय भी लेता है, कई सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती है। तो उनको उन्होंने मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत रखा। तो वो 4 एक्टिविटी, 4 टूल वो हो गए, 10 बाहर के हो गए 14। और इस पूरे बॉडी को जो एनर्जी टाइप एक रहती है, प्राण वगैरह जो इस पूरे को संचालित करता है, वो हो गया। ऐसे करके तो 19 मुखों वाला है, ऐसे करके एक विवरण दिया। तो खैर ये तो एक उस तरह का थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, पर मेन चीज क्या है जागृति में, और इसका जो भोक्ता है, इसमें जो ये सब करता है, जो ये देखता है, सुनता है, या जो बोले आप अपने आप को समझते हो कि आप जो हो, तो उसको उसमें नाम दिया गया उसका वैश्वानर। वैश्वानर का मतलब होता है जो इस विश्व का भोक्ता है, जो ये बाह्य विश्व है जो इसका भोक्ता है, भोक्ता जो इसका भोक्ता है, यहाँ कुछ करता है, यहाँ जीता है। तो इसका नाम रखा वैश्वानर, माने इस जागृत चेतना का एक दूसरा नाम वैश्वानर। इसको जागृत चेतना भी बोल सकते हो, इसका नाम भी रख दिया कि ये वैश्वानर है, माने विश्व में भ्रमण करती है, बाहर, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, समझ रहे हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर के व्यवहार में लगी रहती हैं। अंतःकरण चतुष्ट की भी जो दिशा है वो बाहर ही रहती है, उसी को ही वो प्रोसेस करता रहता है। तो ये पूरी बहिर्मुखता है, माने बाहर के लिए है, माने इस विश्व की तरफ है। तो उसका नाम रख दिया वैश्वानर। ये जो जिसको आप मैं बोल रहे हो जागृत के लेवल पर, अभी स्वप्न के लेवल पर भी मैं है, उसका भी एक अलग नाम है। फिर सुसुप्ति के लेवल पर मैं है, उसका भी एक अलग नाम है। ये तीनों मैं एक ही हैं,
मगर अलग अलग तल पर क्योंकि अलग अलग व्यवहारित होते हैं, उस आधार से इनके अलग अलग नाम रख दिए। तो जागृत में नाम रख दिया वैश्वानर, माने जो विश्व में रहने वाला, विश्व में रमण करने वाला, विश्व का नर, विश्व का चेतन, पुरुष। चेतन को पुरुष भी बोलते हैं। पुरुष मतलब ये आप वाला पुरुष, ये स्त्री और पुरुष वाला नहीं। पुरुष का मतलब रहता है जो इसमें रहता है, पुर धन छाया, किसी जगह में रहने वाला को पुरुष बोलते हैं। वो कोई भी हो सकता है। तो अभी ये बाहर तो अभी स्त्री पुरुष ऐसे करके बोलने लगे, इसलिए कि इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो जो पुरुष है वो किसी जगह में रहने वाले को भी पुरुष बोलते हैं। माने तो रहता कौन है? चेतन के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि ये जो है इसमें जिसको चेतन बोल रहे हैं, ये प्रमुख है, सब इसी का यही केंद्र में है, सब इसी के लिए हो रहा है, सारा झंझट इसी के लिए है, सब कुछ इसी के लिए है। ये जो भी कुछ है यही इसके केंद्र में है, यही इसका अध्यक्ष है, यही इसका सेंटर है, इसी के लिए सब कुछ है, इसी को अर्थ होता है, इसी को ज्ञान होता है, इसी का कोई मीनिंग है। इसलिए सबसे प्रमुख यही है। इसको हटा दिया तो मामला खत्म, बात खत्म, कोई गति नहीं होगी कहीं पर। तो ये सब है। तो जागृत जो अवस्था है, तो माने अब इसको जानने की बात हुई कि भाई ठीक है, ये तो आपने मोटा मोटा तो हमें बता दिया। ये जैसे आप जान रहे हो, आपने ये कैसे जान लिया, क्या कर लिया, तो ये उसके अगले जो इनके बारे में जो मैं रोज बताऊंगा, उसके बाद फिर एक होगा कि इनमें हम कैसे प्रवेश करें, कैसे इसको जानें, कैसे इसको एक्सपीरियंस करें, कैसे समझें। क्योंकि एक तो सीधे सीधे जानने के बाद इसको समझना भी होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी एक्टिविटी है। इसके उसमें जाते हैं कि भाई ये क्यों एक्टिविटी हो रही है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा ऐसा, फिर हम स्वप्न में क्यों जा रहे हैं, फिर हम सुसुप्ति में क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, उनका क्या रोल है, उन अवस्थाओं का अपने आप में क्या रोल है, उसका हम क्या यहाँ क्या उपयोग कर सकते हैं उसको जान के। जैसा कि मैंने बताया कि हर ज्ञान का अपना एक उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें आप इस बाकी जो बचे दिन है इस उसके इनमें धीरे धीरे आप समझोगे। और जब ये पूरा शिविर हो चुका होगा तो आप ऑलमोस्ट अपनी अपनी जिज्ञासा और समझ के आधार से बहुत कुछ जान गए होगे, समझ गए होगे, और इसमें बहुत सारा कुछ आपका अनुभव किया हुआ भी होगा, जो कि आप कंफर्म करते जाते रह सकते हो। उस आधार से आपकी एक समझ बनेगी, उस आधार से आपका एक अंदर एक प्लेटफॉर्म जैसा बनेगा, एक स्पेस ऐसा बन जाएगा ज्ञान का कि वहाँ ये सब आपके में स्थित हो जाएगा। फिर आप बाहर जब भी कोई चीजें देखा करोगे, आपको समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये क्यों हो रही है। जैसे अभी मुझे समझ में आ जाती है कि अच्छा ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, चोर चोरी क्यों करता है। अभी लोग क्या देखते हैं कि आदमी गंदा है, आदमी खराब है, आदमी दुष्ट है, इसलिए चोरी कर रहा है। पर जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि वो दुष्ट है इसलिए चोरी कर रहा है। मुझे दिखता है कि वो उसके पास में यही इस समय रास्ता है अपनी इच्छा को पूरा करने का, और वो इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर इसको सुगम रास्ता मिल जाए तो ये भी वैसा ही करेगा जैसे जिनको सुगम रास्ता मिला हुआ है वो कर रहे हैं। तो अब ये ज्ञान मुझे अलग से हो गया, क्योंकि मैं उस ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं संतुष्ट हुआ, उसके भी कारण है। क्योंकि ये सब मुझे दिख ही रहा था कि सब तो इन तत्वों से ही बने हुए हैं। फिर कुछ लोग बुरा व्यवहार और कुछ लोग अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये दो तरह का जैसा व्यवहार क्यों हो जा रहा है, वो भी एकदम विपरीत। एक आदमी दानी स्वभाव का है, एक आदमी चोरी स्वभाव का है। ऐसा कैसे? ऐसा तो नहीं हो सकता। विपरीत स्वभाव एक ही नेचर में कैसे हो सकता है? कोई एक ही दिशा में होना चाहिए। तो मुझे इस बारे में शंका होती थी। ये मेरी शंका का कारण था कि एक ही प्रकृति में ये दो विपरीत आपने गुण बोले या विपरीत कार्य बोले या विपरीत एक्शंस बोले, ये कैसे संभव है, वो भी चेतना में। क्योंकि चेतना तो कुछ भी मतलब से करती है, बिना मतलब के तो ये करती नहीं। इसका कोई मीनिंग होता है, माने इसकी कोई इच्छा होती है, इच्छा कोई बोलते हो, उसी से डायरेक्शन होती है। तो एक आदमी की डायरेक्शन इस दिशा में और एक आदमी की डायरेक्शन उसके विपरीत दिशा में कैसे हो सकती है? जरूर कोई लोचा है। तो ये वाली जो समझ थी मेरी उस समय, ये जो लॉजिक था मुझे, ये कारण बना मुझे इसमें और गहरे जाने में। नहीं तो मैं भी और दूसरे लोगों की तरह संतुष्ट हो जाता, हाँ ठीक है आदमी खराब है, ओके। और फिर
मैं भी इसी दर्शन को आगे बढ़ा रहा होता कि हाँ, आदमी को पकड़ो भाई, आदमी को ठीक करो भाई, कड़े कानून बनाओ भाई, ताकि ये राक्षस लोग रुकें। इसके लिए देवताओं की सेना बनाओ, ताकि राक्षस लोग डर के मारे हमारे उस पर ना करें, और जो राक्षस हैं वो कहीं दूर रहे, जंगलों में हमसे, हमारे आसपास ना भटके। जैसे कि हम लोग जंगली हिंसक जो जानवरों से बचते हैं उनको जंगल में धकेल देते, तुम वहां रहो भैया, हमारे इलाके में मत आओ। कोई आता भी है तो या तो उसको मार देते हैं, या आजकल उसको पकड़ के फिर जंगल छोड़ाते हैं कि इधर नहीं भाई, तुम खतरनाक हो हमारे लिए, हमारे साथ नहीं रह सकते। तो मैं भी उसी को, अब देखो इतने से ज्ञान से क्या कितना बड़ा अंतर निकला। आप देखिए, इतने से वहां मूल में इतना सा ज्ञान है, मतलब इतना सा ही अंतर है बस। अब ये मैं कहाँ देख रहा हूँ, ये मैं जागृत में देख रहा हूँ, ये सारी जो प्रक्रिया कर रहा हूँ ये मैं बाहर जागृत में देख रहा हूँ। दूसरे भी जागृत में देख रहे हैं कि ये राक्षस है, ये देवता है, ये मनुष्य है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और इसका कारण ये खुद है। या और ज्यादा उसके पीछे गए तो ये इसका, चलो इस जन्म में नहीं दिखाई पड़ रहा, अगर किसी का ऐसा लग रहा है यार इस जन्म में तो इसने ऐसा कुछ किया नहीं, जैसे कि बच्चे भी वैसा काम करते हैं, उन्होंने सोचा कि बच्चे करते हैं ऐसा, तो अब ये क्या हो, तो उसको उन्होंने पिछले जन्म में ले जाके जस्टिफाई कर लिया कि अच्छा उसका पिछला कोई जन्म होगा, उसमें उसने ऐसा कुछ किया होगा, तब ये इसका ऐसा फल दिखाई दे रहा है। तो वो सारे दर्शन इस प्रकार के बन गए, फिर पुनर्जन्म भी हो गया, फिर कर्म की थ्योरी भी आ गई उनकी, जो आप देख ही रहे हो कैसे 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 वो डेवलप होती चली गई। एक गलत निष्कर्ष पर, गलत निष्कर्ष क्या हो गया उनसे कि आदमी अच्छा और बुरा होता है, ये जो गलत निष्कर्ष उन्होंने लगा लिया, फिर अब इसको बढ़ाते 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 वो सारी गलत थ्योरियां इसमें जुड़ती चली गई। क्योंकि मनुष्य जो है, इसका नाम ही मनुष्य इसलिए रखा क्योंकि ये मननशील है, ये जब तक इसको कोई लॉजिकल चीजें ना लगे ये रुकता नहीं है, इसकी खोज नहीं रुकती है, ये खोजता रहता है और वहीं जाके रुकता है जब संतुष्ट हो जाए। तो अब मुझे ये चीजें क्यों परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं मूल को जानना चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई कहीं तो कोई गड़बड़ी हो रही है हम लोगों से का मतलब हमारे पूर्वजों से, जो भी ज्ञान उन्होंने दिया और जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें कहीं तो कोई ऐसी गड़बड़ है जो ये अनुत्तरीय है, चीजें ये अनआंसर्ड है, या जो आंसर दे रखे हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, वो हमें मजबूरी में लाके खड़ा कर दे रहे हैं। जिसे आदमी अच्छा और बुरा होता ही है, मतलब इसको प्रकृति मान लिया गया, इसको फैक्ट मान लिया गया कि ऐसा है ही। अब है ही का मतलब है कि अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो अभी ये मजबूरी हो गई कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब खाली इसको मैनेज करो भाई, पुलिस खड़ी करो, सेना खड़ी करो, चाक चौबंद रहो, जागते रहो, रात में होशियार रहो, सारी चीजें की तरफ गति चल पड़ी, वही व्यवस्था के हिस्से बनते चले गए, वही व्यवस्था के मूल अंग बनते चले गए। आप देख रहे हैं उतनी सी गलती से क्या हो जाता है, कितना फर्क पड़ता है हर चीज में। तो आप देख रहे हो ज्ञान की कितनी उपयोगिता है और अज्ञान से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और पूरा जीवन दुखों से भर जाता है, और ज्ञान से कैसे जीवन सुखों से भर जाता है। तो ज्ञान की ये उपयोगिता है कि वो जिस भी प्रकार का ज्ञान होगा उस प्रकार की चीज में वो चेतना को सुखी करेगा। और ये तो चेतना के बारे में ही ज्ञान है, मतलब ये मूल ज्ञान हो गया, क्योंकि चेतना क्या हो गई है, मूल हो गई, चेतना ही केंद्र है। तो चेतना के बारे में ज्ञान, अगर इसके बारे में जान लिया तब तो, चूंकि बाकी सारी व्यवस्थाएं, बाकी सब कुछ तो इसके हिसाब से ही करना है, तो वो तो आसान हो जाएगा फिर। क्योंकि इसी के बारे में नहीं पता तो हमारे आधे से ज्यादा प्रयास, आधे से ज्यादा ज्ञान, जो भी तथाकथित ज्ञान जो भी है, वो इसी मजबूरी में ही लगा हुआ है कि बुरे लोगों को कंट्रोल करो भाई। आप देख ही रहे हो 50% से ज्यादा जीडीपी हमारी सुरक्षा संबंधी कार्यों में ही, एक्टिविटीज में ही खर्च होती रहती है। 50% जीडीपी का मतलब हो गया कि जितने भी लोग काम पे लगे हैं उसमें से 50% लोग सुरक्षा के कामों में ही लगे हुए हैं, और फिर भी सुरक्षा नहीं होती, फिर भी भय लगा रहता है। और स्थिति ये हो गई है कि जिनको सुरक्षा में लगा रखा है उनसे ही भय हो जाता है, क्योंकि वो भी तो आदमी ही है, उन्हीं को ही तो नहीं समझा गया है। तो हम सुरक्षा कर भी लेते हैं, माने अपने 4 बॉडीगार्ड रख भी लेते हैं, पर उनसे डरते भी रहते हैं कि ये कहीं बाहर किसी से मिलके और बगावत ना कर दें, या ये उल्टा यही ना मुझे मार दें, जैसा आपने देखा इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। तो लोग अपनों से भी डरने लगे।
कि अपना भाई ना मार दे, अपना कोई रिश्तेदार ना मार दे, अपनी बीवी ना मार दे, अपने बच्चे ही ना मार दे पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो देख रहे हो क्या सब गड़बड़ 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 सड़बड़ हो जाती है अगर सही ज्ञान ना हो। गहरे में एक छोटा सा ज्ञान परिणाम में बहुत बड़ा सुख लेके आता है, और एक छोटा सा अज्ञान या छोटा सा गलत ज्ञान, उसको गलत ज्ञान बोलेंगे, अज्ञान भी नहीं बोलते। अज्ञान का तो मतलब है कि ज्ञान का अभाव। गलत ज्ञान मतलब जो ज्ञान तो नहीं है मगर उसको हमने ज्ञान मान लिया किसी भी वजह से, और क्योंकि उसको ज्ञान मान लिया है तो सीधी सी बात है उस आधार पे अपनी चीजें हम सारी डिजाइन करेंगे, व्यवस्था भी डिजाइन करेंगे, सब कुछ डिजाइन करेंगे। तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी खड़ा हो जाती है कितनी, आप सोचो। इसी की वजह से इतने सारे वर्ग खड़े हो गए, इसी की वजह से इतनी सारी जातियां, इतने सारे रंग भेद, ये वो लड़ाई झंझट 420, ये जितना सारा ड्रामा आप देख रहे हैं नेगेटिव टाइप का, उसके मूल में ये एक मिस्टेक। और सारी कहानियां अपनी उठा के देख लो, कुरान की उठा के देख लो, बाइबल की उठा के देख लो, वेदों की उठा के देख लो, सब में राक्षस और देवताओं का युद्ध, उसमें मनुष्य भी शामिल हो रहा है, युद्धों से ही भरा पड़ा है पूरा। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, छोटी सी मिस्टेक है। तो अब जब मुझे इसका ज्ञान हुआ तो ऐसे समझो जैसे कि एक बहुत बड़ी उलझन सुलझ गई हो मेरे लिए। तो और ये उलझन कहाँ से सुलझी, जीवन का उद्देश्य जैसे मुझे समझ में आया, और वो ये इसके लिए कर रहा। मैंने खुद को भी देखा, क्योंकि मैंने भी तो अपने जब मैं छोटा था कितनी चोरियां की, कितने झूठ बोले, घर में बाहर दोस्तों के साथ कितना सब किया, सब कुछ समझ में आ गया। और बाबा क्या बोलते, बंगाली में बोलते उड़ी बाबा, बंगाली में बोलते हैं कि उड़िया में बोलते हैं? दोनों में बोलते हैं। अच्छा, दोनों में बोलते हैं। और नहीं, हमारे उड़ी यहाँ बाबा बोलते तो हैं, हाँ मतलब वो आश्चर्यचकित जो होते हैं, माने अपेक्षा नहीं होती कि ऐसा होगा, और ऐसा कुछ जानने को आ जाए तो बोलते अरे बाप रे बाप, तो उड़ी बाबा ये ऐसा है, अरे तेरी का, ये तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि ऐसा होगा। मतलब कोई पीछे से जितना भी हम लोग पढ़े चले आ रहे हैं, जैसे किसी आदमी के बारे में समझ रहे होते हैं, वो बाहर आदमी की फिल्में होती है ना, उसमें एक जो विलेन होता है वो समाज के सामने बड़ा धर्मात्मा बना रहता है, और अंदर अंदर विलेन के काम करता रहता है, उसकी डबल उसकी पर्सनैलिटी होती है। और जो उसके नजदीकी लोग होते हैं जो उसको धर्मात्मा मान रहे होते हैं, उसके रिश्तेदार वगैरह, और जब बाद में वो पकड़ा जाता है, पता चलता है, तो उन लोगों को झटका लगता है, अरे तेरी का, हम तो इसको क्या समझ रहे थे और ये तो क्या निकला। तो मतलब मूल में एक छोटी सी मिस्टेक पूरे जीवन को कितना बड़े रूप से प्रभावित कर सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है जो मैं बता रहा हूँ। इतनी सी मिस्टेक कि हमने, माने हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे आके वो रुक गए कि भाई मनुष्य अच्छा बुरा होता है, और इसको उन्होंने एज ए फैक्ट के रूप में, सत्य के रूप में उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, और फिर लग गए उसी में सुधार करने में, और उसी का उपचार करने में, और उसी की रोकथाम करने में, और उसी के हिसाब से व्यवस्था बनाने में, और सब कुछ उसी के हिसाब से सेट हो गया। शिक्षा व्यवस्था भी उसी के हिसाब से सेट हो गई, अर्थव्यवस्था भी उसी के हिसाब से सेट हो गई, राजनीतिक व्यवस्था भी उसी के हिसाब से सेट हो गई, सब उसी हिसाब से चलने लगे। अब आप सोचो, जब कोई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे भाई इसी संविधान में थोड़ा बहुत अंतर वंतर कर दो ना, कहाँ में नया संविधान बनाने की बात करो, इसी में कर लो जो कुछ कमी हो। भैया मूल में प्रॉब्लम है, तो मूल में प्रॉब्लम है तो सारा ही बदलेगा, सारा ही बदलेगा। ऊपर ऊपर कोई प्रॉब्लम होती तो कर देते काट छांट के उसी को सेट, मगर जब मूल में ही समस्या है तो भैया सारा ही बदलेगा। और यही नहीं बदलेगा, शिक्षा व्यवस्था भी सारी बदलेगी, अर्थव्यवस्था भी सारी बदलेगी, राजनीतिक व्यवस्था भी सारी बदलेगी, शिक्षा व्यवस्था भी सारी बदलेगी, परिवार व्यवस्था भी सारी बदलेगी, सामाजिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था भी सारी बदलेगी, सब कुछ सारा ही बदलेगा, क्योंकि मामला मूल से जुड़ा हुआ है। मूल की मिस्टेक है, गहरे गहरे की मिस्टेक है, गहराई की मिस्टेक है, ऊपर ऊपर की मिस्टेक नहीं है, जड़ों की मिस्टेक है। पेड़ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक पत्ती सूख गई है तो उसको काट दो, छांट दो, कुछ कर लो, नहीं भाई, जड़ की प्रॉब्लम है, जड़ में ही प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट की भाषा में बोलो तो जीन्स में ही प्रॉब्लम है भाई, वहीं से ठीक करना पड़ेगा, जीन्स में कारण है इसका। बाहर ऊपर से दवाई दे दे के आप इसको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते, वो दवाइयां भी थोड़े देर में, थोड़े समय में उसको काम करना बंद कर देंगी। फिर आप या तो डोज बढ़ाओ, जैसे आप देख रहे हो, या तो फिर सेना बढ़ाओ, फिर पुलिस बढ़ाओ, क्योंकि जो चोर हैं, जो उस बात के लिए मजबूर हैं, वो भी तो अपने रास्ते बदलेंगे, नए नए रास्ते चुनेंगे, नए नए आइडियाज उनको आएंगे।
फिर जब वो करने लगेंगे फिर पुलिस और वो सब सोचेगा अरे अरे ये तो नए नए ढंग से करने लगे, अच्छा अब रोको इनको। जैसे अभी तक साइबर सेल से कितनी चोरी हो रही है और अभी तक ठीक से कानून तक नहीं बने हैं साइबर सेल के लिए। तो ज्ञान जो है उससे ये फर्क होते हैं। तो ये जागृत अवस्था के जितने व्यवहार आप देख रहे हैं इनको जानना समझना, इनको कैसे जानेंगे समझेंगे ये जब आगे इसका टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे। अभी तो आप समझो कि ये जो जागृत अवस्था है और यही मुख्य अवस्था है, यही मेन अवस्था है और ये हमारी सामूहिक अवस्था भी है। मतलब इस तल पर हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे जो स्वप्न अवस्था है वो आपकी व्यक्तिगत है, मेरी व्यक्तिगत है। सुषुप्ति अवस्था है आपकी व्यक्तिगत है, मेरी व्यक्तिगत है। तुरीय अवस्था तो चूंकि सबका अभाव है, वो उसकी कोई बहुत बात करने जैसी नहीं है, उसमें कोई बहुत कुछ नहीं निकलता। आप आगे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको अवर्णीय उसको इसीलिए बोलते हैं तो उसका कोई वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों ने क्या अर्थ लगाया कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है, नहीं, ये गलत बात बोली लोगों ने। उसका वर्णन नहीं है क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं है जिसका वर्णन करोगे। किसी चीज का वर्णन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। किसी का रंग होगा तो बोलोगे ना कि इसका ये रंग है। अगर कोई चीज रंग ही ना हो तो फिर क्या बोलोगे उसके रूप के बारे में? कुछ हो तब ना वर्णन करोगे। जब कुछ है ही नहीं है तो उसका वर्णन कैसे करोगे? तो ना होने का कुछ वर्णन नहीं होता इससे ज्यादा कि भैया नहीं है, बस एक शब्द में बात खत्म हो जाती है कि नहीं है, दैट्स इट। कुछ चीज हो तब होगा कि अच्छा ऐसी है कि वैसी है, ऐसे रंग की है कि ऐसे रूप की है कि ऐसे स्वाद की है कि ऐसे गंध की है कि इतनी बड़ी है। कोई चीज हो तो उसके बारे में बहुत बातें हो सकती हैं। कुछ होंगे, उसके कोई गुण होंगे, उसकी कोई एक्टिविटी होगी, उसका कुछ होगा, उसकी कोई उपयोगिता होगी। आप पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर कोई चीज हो ही ना उसके बारे में इससे ज्यादा क्या लिखोगे कि नहीं है, बस। तो उसको बाद में समझेंगे। तो अभी जागृत अवस्था का आप समझ रहे हैं, जागृत अवस्था सबसे मुख्य अवस्था है इस चेतना की और ये परिणामी है, सब कुछ यहाँ के लिए है, यही मुख्य है। और आप देखते भी हो कि आप 24 घंटे में से 8 घंटे नींद के निकाल दो तो 16 घंटे आप इस जागृत अवस्था में लगभग रहते हो, या कोई लोग 1-2 घंटा और ज्यादा सोते होंगे तो 14 घंटे आप रहते हो इस अवस्था में। तो एक बड़ा हिस्सा है, मतलब 1/4 को छोड़ दो आप, 1/3 को, 8 या 24, 1/3 को छोड़ दो तो जो 2 हिस्से हैं, 2/3 वो जागृत है आपके जीवन का। तो बड़ा हिस्सा भी है और मुख्य हिस्सा भी है। और सारा करना यहीं का होता है, सारा दुख सुख यहीं से स्टार्ट होता है। आपके अंदर की अवस्थाओं में भी जो दुख सुख जाता है, जो चिंता, जो अशांति, जो दरिद्रती, जो नेगेटिविटी, जो सब जाती है वो यहीं से जाती है। यहाँ जो है वो सब अंदर जाता है। आप देख सकते हो कि ये व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ही सारा इनपुट होता है आपके अंदर। अंदर से तो बस एक जीवन, सुखी जीवन जीने की इच्छा है, अंदर से और कुछ नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर जो मूल से आ रहा है वो है कि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सारी स्थिति परिस्थितियां सब बाहर से हो रही हैं और उस बाहर से हम रिफ्लेक्टिव हो रहे हैं और अच्छे और बुरे और दुखी और सुखी और ये सब हो रहे हैं। तो बाहर जो है, ये जो जागृत अवस्था है, ये जो सांसारिक अवस्था है, ये जो पदार्थिक अवस्था है, यही मुख्य है, यही मुख्य अवस्था है, यही बड़ी अवस्था है। इसी के हिसाब से हमारे अंदर सब चलता फिरता है, इसी के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं और इसी को अपने हिसाब से कैसे बना लें उसी प्रयास में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामष्टिक रूप से लगे रहते हैं। जिसकी जैसा लेवल है, जिसकी जैसी समझ है उस हिसाब से तो धीरे धीरे समझते जाएंगे। क्योंकि ये चारों अवस्थाएं हैं तो एक अवस्था को बताऊंगा तो दूसरी अवस्थाओं के बीच में रिलेट करने के लिए, तुलना करने के लिए, का संबंध समझने के लिए आते रहेंगे चर्चा में। तो मेरे ख्याल है आज इस जागृति के बारे में आप काफी कुछ जान चुके होंगे। धीरे धीरे और आगे जानेंगे। इसके बारे में आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं।